हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा आज का ये जो वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जहां पर हम लोग बोर्ड एग्जाम की प्रेजेंटेशन को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं एक चीज है वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास में इस वीडियो की जितनी भी ड्यूरेशन है उतना टाइम अभी है तो ही इस वीडियो को आप आगे देखना, है ना। नहीं है तो यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर लेटर, बट मेक श्योर कि अभी अगर स्टार्ट किया है तो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें प्रेजेंटेशन को लेकर कवर की हैं। ठीक है, जो कि आज की डेट में आपको समझना और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से लेकर जेड तक हर वो चीज जो कि पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सारी हमने कवर की। और इसके अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर भी बात की कि भाई इंग्लिश में कुछ चीजें ये ध्यान रखनी होती है, मैथ्स में कुछ चीजें ये ध्यान रखनी होती है। वो सारी चीजें आज हमने इसके अंदर कवर की है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर अभी समय है मेरी जान तो ही वीडियो आखिर तक देखना, नहीं तो बाद में यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर लेटर एंड वॉच दिस वीडियो लेटर। ठीक है, ऑल्सो अगर कोई बच्चा नया है चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर सकता है ऐसे ही और वीडियोस के लिए। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अभी ना यार मैंने जितनी भी टॉपर के आंसर शीट्स है वो सारी यहाँ पर तुम्हारे सामने रखी हुई है। ठीक है, इसका कारण ये है, कारण देखो ये है यार कि अगर मैं बात करता हूँ इन आंसर शीट्स की तो ये आंसर शीट्स चेक्ड है। मैं चाहता तो मैं भी तुमको ये सारी चीजें लिख के बता सकता था ऑन द आंसर शीट, राइट। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो आंसर शीट्स है ना ये चेक्ड है, तो आपको एक तरीके से आइडिया भी लगता है कि यार चेकिंग किस तरीके से हो रही है। अगर टीचर ने यहाँ पर टिक मारा है तो क्या सोच के टिक मारा होगा, ये चीजें थोड़ी सी हम एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली ये जो आंसर शीट्स हैं इनका इस्तेमाल किया है। देखो, और आगे बढ़ने से पहले जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सभी पॉइंट्स जो हैं रिलेटेड है सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। वो ये है कि आपको यार अपनी आंसर शीट जितनी कन्वीनियंट आप बना सकते हो उतनी कन्वीनियंट बनानी है। आप जितनी इजी टू रीड बना सकते हो उतनी इजी टू रीड बनानी है, क्योंकि मेरी जान जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ना उनके पास बहुत सारी कॉपी से चेक करने के लिए। ठीक है, अगर हम उनके लिए काम डिफिकल्ट बना देंगे तो ये ना तो उनके लिए अच्छा है ना ही हमारे लिए अच्छा है ना। इसलिए मेक श्योर कि आप अपनी जो कॉपी है वो इजी टू रीड और प्रेजेंटेबल बना रहे हो। और वो अभी जितने भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स इस एक पॉइंट को रिलेटेड रहेंगे। है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो, पर एट द एंड गोल क्या है? गोल ये है कि हमारी कॉपी सुंदर दिखे और हम कोई भी गलती ना करें। अब वो सारे पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यार कॉपी के अंदर ना सेक्शंस होते हैं, आपके पेपर के अंदर सेक्शंस होते हैं, सॉरी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि अगर कोई सेक्शन अटेम्प्ट करने का चालू कर दिया है, मान लो तुमने सेक्शन बी से स्टार्टिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सेक्शन बी से अगर स्टार्टिंग की है या फिर सेक्शन ए से अगर स्टार्टिंग की है, जब तक वो सेक्शन पूरा नहीं होता तब तक नेक्स्ट सेक्शन पर नहीं जाना है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि यार सेक्शन ए के पहले 2 सवाल कर लिए, फिर सेक्शन बी के 3 सवाल कर लिए, फिर वापस सेक्शन ए का 1 सवाल किया। देखो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि पहली बात तो ये चीज बहुत ही इनकन्वीनियंट है। अगर मैं वो कॉपी चेक कर रहा हूं, ठीक है, अज्यूम कर लो कि कोई आपकी जो टीचर है वो कॉपी चेक कर रहे हैं, एक मार्किंग स्कीम होती है जिसको देखकर तो आपकी कॉपी चेक होती है। अब वो सेक्शन ए का आपने एक क्वेश्चन किया, वो उससे चेक किया, फिर देखा कि अरे इसमें तो सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रखा है, फिर नीचे आए, फिर जो है फिर सेक्शन बी के आंसर स्कीम मार्किंग स्कीम देखी, फिर आपके इस पे टिक किया, फिर देखा तो सेक्शन सी का किया हुआ है, फिर सेक्शन सी पे आए। आप बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो इस तरीके से। देखो ऐसा नहीं है कि टीचर जो है वो गुस्से में है तो आपके नंबर काट देंगे ये वो, पर आप ही सोचो कि ऐसा करने में रिस्क जरूर है ना। इसीलिए अपना पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करो। जैसे कि देखो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के सारे जो सवाल है वो अटेम्प्ट किए गए हैं, एक सेकंड, ठीक है, सेक्शन ए के सारे सवाल अटेम्प्ट किए गए हैं, फिर सेक्शन बी पे बढ़ा गया है और साफ साफ मेंशन्ड है कि भैया ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप सारे सेक्शंस जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक एक करके अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए के 4 कर लिए, सेक्शन बी के 4 कर लिए, जो भी कर रहे हो पूरा करके फिर आगे बढ़ो। इन केस बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया कोई आंसर नहीं आ रहा तो क्या करूं, तुमको पता है कि वो आंसर कितनी लेंथ में आएगा उतनी जगह छोड़ दो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाओ। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा ना सारे पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। कुछ पॉइंट्स तुम बोलोगे भैया हमको टीचर्स ने बता रखे हैं या फिर हमको ऑलरेडी पता है, कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा नए होंगे, है ना। तो मेक श्योर टू वॉच दिस, क्योंकि ये जब पूरा वीडियो एंड हो रहा होगा ना तब आपके पास में कंप्लीट क्लैरिटी होगी। दूसरा पॉइंट ये है यार, तुम अगर ध्यान से देख सकते हो तो चलो इस आंसर शीट के अंदर तो दोनों साइड मार्जिन है और जनरली होती है, ठीक है, जनरली होती है। पर इन केस मान लो सब भूल जाओ कि ये सिस्टम है वो सिस्टम है, इन केस अगर मार्जिन इधर साइड नहीं है, वैसे तो होनी है, वैसे तो होनी है, इन केस नहीं है, आपको दोनों साइड मार्जिन जो है वो रखना है। एक चीज ध्यान रख लो यार, मार्जिन हो या ना हो हमको पता होना चाहिए कि मेरे दोनों साइड मार्जिन होनी चाहिए और उसके बीच में मुझे लिखना है। इधर साइड मार्जिन होने का कारण यह है कि जब पेपर आपका फोल्ड, मतलब जब पेपर आपका चेक हो रहा होता है तो वो फोल्ड होता है, राइट, मतलब आप उसको खोलोगे तो वैसा फोल्ड होता है, ठीक है, वो फोल्ड होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उस फोल्ड में भी लिख देते हैं, छोटी सी जगह के अंदर भी लिखा होता है,
जिससे कि अब वो दिखता नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें आपका नंबर कट जाए। इसीलिए मेक श्योर कि दोनों साइड जो है अपनी मार्जिन है। मार्जिन वैसे तुमको देखने को मिल जाती है आंसर शीट के अंदर, इन केस नहीं है सब भूल जाओ, इन केस नहीं है भाई अपने को पता है दोनों साइड अपनी मार्जिन होनी चाहिए। इस साइड को होती है, अगर इस साइड नहीं है तो अपन लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इतनी मोटी मार्जिन ड्रॉ कर दी, पता चला कि मार्जिन तुम्हारी यहां तक आ रही है, ऐसा नहीं करना है। जितनी ये मार्जिन है उतनी मार्जिन इधर साइड अपने को ड्रॉ करनी है, एक कंसिडरेट अमाउंट में ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यार आपके पेपर के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस है ना, तो आप आंसर्स भी अलग अलग लिखोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही आंसर के अंदर सब चिपका दोगे, ठीक है। विच प्रूव्स दैट कि आपको हर एक आंसर के बाद में या तो एक दो लाइनें छोड़नी है या फिर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि अगर तुम यहां पर देखते हो कितना ब्यूटीफुली पहले और दूसरे आंसर के बीच में कंसिडरेट अमाउंट ऑफ गैप है, जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि यार ये पहला आंसर है बच्चे का, ये दूसरा आंसर है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर तुमने 2 लाइनें छोड़ी है, ठीक है, तो यहां पर तुमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे कि और क्लैरिटी बन जाती है कि दिस इज आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज तुमको स्कूल में भी टीचर्स ने बताई होगी, इनफैक्ट डाटा भी होगा इस चीज को लेकर। अगर आपसे कोई गलती हो रही है पेपर के अंदर, देखो कोई नहीं बोलता कि पेपर में आपसे गलती नहीं होगी, होगी, ठीक है। अगर हो रही है, नहीं हो रही तो वेल एंड गुड, पर अगर हो रही है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्या करेंगे, मान लो कि मुझे लिखना था एंड, ठीक है, मैंने लिख दिया इज, तो मेरा क्या काम होगा, मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं इज को ऐसे कट करूं और आगे एंड लिख दूं, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे कट नहीं करूंगा, मुझे ऐसे कट नहीं मारना है, विचड़ पिचड़ करके कट नहीं मारना है। जैसे कि मान लो कि यहां पर कट मारना था तो मैंने ऐसे 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 कट मार दिया, नहीं, दिस लुक्स वेरी अनटाइडी। यहां पर तुम देख सकते हो एक कट मारो, विजिबल कट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही हल्का कट मार दो तो दिख ही नहीं रहा कि कट मारा है, विजिबल कट होना चाहिए, जिससे कि टीचर को पता चल जाए कि ये चीज कटी हुई है, हमको आगे का देखना है ना। जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो, ये देखो यहां पर एक बहुत ही विजिबल कट है, राइट, एक बहुत ही विजिबल कट दिख रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पर तुमको जब आंसर शीट्स देखोगे ना, तुमको पता चलेगा कि यार बहुत ही विजिबल कट्स हैं। ये जो विजिबल कट्स हैं इसी से काम हो जाता है ना। ऐसा नहीं करना है अपने को कि ये ऐसे करके काट दिया, विजिबल कट मारो, दैट इज इनफ। अगर कोई आंसर भी गलत हो रहा है अपना, मान लो कोई आंसर भी गलत हो जाता है अपना, जैसे कि मेरा मान लो ये आंसर पूरा ही गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक कट मार दूंगा, यूं नहीं करूंगा यूं 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 यूं, इससे पैटर्न नहीं बनाते बैठूंगा मैं, ठीक है। मेरा एक आंसर गलत हुआ है, मैं कट मारूंगा और वापस उस आंसर को लिख दूंगा, ठीक है। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे कब से कि यार इस बच्चे ने हर जगह पर हर क्वेश्चन में अंडरलाइन की हुई है। ये अंडरलाइन इसने क्यों की है, देखो एक क्वेश्चन के अंदर मान लो कि क्वेश्चन आपसे कोई सवाल आपसे पूछा गया है, उस सवाल का आपको जवाब देना है, तो जवाब तो सिर्फ इतना सा होता है पर आंसर इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि इतने बड़े आंसर में हम कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई उल्टी सीधी मिस्टेक जो है वो कर देते हैं, ठीक है। विच मीन्स कि हमको जो है टीचर को बताना है कि देखो हमको आता है और ये रहा वो इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसका जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना, वो उसका आंसर ये है, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। जैसे कि तुम ऊपर भी देख सकते हो, मैंने तुमको इसलिए बोला था, ये देखो। अब ये एक मेरे हिसाब से ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मेरे हिसाब से 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कि यहां पर उसने वोल्ट्स पर अंडरलाइन मार दिया है ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज वोल्ट्स, ठीक है, ग्रेट। अब उस पर उसने अंडरलाइन मार दिया, टीचर को पता है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो टीचर ने क्या देखा, अच्छा इसने वोल्ट्स लिखा, टिक मार दिया, राइट। हो रहा है ऐसा। इससे क्या होता है ना कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ये सही होता है, पर इससे क्या होता है कि मान लो कि यहां पर कहीं लिखते समय आपसे कोई गलती हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होता है, पर इन केस कोई गलती हुई है वो नजर में नहीं आती है, क्योंकि आपने क्या किया है, बहुत ही सही तरीके से यहां पर सही आंसर पर टिक मार दिया है, ठीक है। अब पता चला कि नंबर एम्पियर लिख के उस पर अगर अंडरलाइन मारा है तो वो तो आंसर ही गलत है, पर अगर तुमने आंसर सही लिखा है ना, तो आंसर पर हमेशा एक अंडरलाइन होनी चाहिए। नीचे भी देख सकते हो, पूछा होगा कि भाई वोल्टेज मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इसने बोल दिया वोल्ट मीटर, और यहाँ पर टीचर ने देखो टिक मारा, यहीं पर टिक मारा हुआ है ना। नेक्स्ट चीज तुमको बता दो यार, बहुत ही छोटी सी चीज है, वो ये है, जैसे कि अगर मैं सोशल साइंस पर भी आ जाता हूँ, ठीक है, सोशल साइंस पर भी अगर मैं आ जाता हूँ, तो मेक श्योर कि इन साइंस एंड सोशल साइंस आपके जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं ना, 3 नंबर के 5 नंबर के इन जनरल, तो वो आंसर्स पॉइंट में लिख कर आया करो, क्योंकि इससे आप प्रेजेंट इजीली कर सकते हो, प्लस जितना मुद्दे का है आप उतना अंडरलाइन करके आगे बढ़ सकते हो, जिससे होता क्या है कि बड़ा बड़ा हमको बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता और पॉइंट पॉइंट पर हम बिल्कुल सही चीजें लिख सकते हैं। जैसे कि तुम यहां पर भी देखोगे
तुम सोशल के टीचर से हमेशा ये चीज सुनोगे, वो आपको यही बोलेंगे कि यार आपको पॉइंट वाइज ही लिख कर आना है, सोशल में आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखते। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये है 1 2 3 4 5, 5 नंबर का सवाल है, 5 से 6 पॉइंट्स लिखकर आ जाओ, डन। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको अंडरलाइन करके आ जाओ, है ना। साइंस में भी तुम यही देखोगे। ठीक है, साइंस में भी यही देखोगे, व्हाट इज गुड फ्यूल की क्या क्वालिटीज है पूछा गया है, तो देखो 3 पॉइंट्स में लिख दिया कि गुड फ्यूल की ये क्वालिटीज होती हैं। अब मैं चाहता तो, अगर ये चाहता बच्चा तो वो लिख सकता था कि डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क फॉर पर यूनिट वॉल्यूम मास, दैट इज इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसके बाद में फिर लिख देता कि आल्सो इट हैज हायर मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, सॉरी इट हैज अ मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वो एक पैराग्राफ में लिख सकता था सब, लेकिन उसने पॉइंट वाइज लिखा है क्योंकि पढ़ने में भी आसान है और प्रेजेंट करने में भी आसान है। ऑलराइट, तो बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने में तुमको फिर से आ गया हूँ। ठीक है, वो ये है इंग्लिश को लेकर। यार देखो इंग्लिश में कैसा होता है ना कि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपको चीज़ें जनरली बड़ी बड़ी लिखनी होती है। मतलब देखोगे अगर यहाँ पर, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, इंग्लिश में आपको सीधा पैराग्राफ लिखने होते हैं, जिसमें बीच में कभी कभी गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो कि आपसे कोई गलती हो रही है तो एक चीज का ध्यान रखना, इन केस मान लो कि सवाल ऐसा है कि आपने बाद में जब चेकिंग की, ठीक है, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, जहां पर भी हो, बाद में आपने चेकिंग कर आपको पता चला कि यार ये आंसर तो मेरा पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, ये आंसर तो मेरा पूरा ही गलत हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो कट मार के उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि कट मार के आप नीचे लिख दो कि क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन ए एट द एंड, है ना, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए एट द एंड। तो उस केस में वैसा ही करना, यूं नहीं कि छोड़ के आ गए। ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई अपने पास में ऑप्शन तो है नहीं। अब पूरा पेपर हो गया, सब हो गया, आप चेकिंग कर रहे हो। चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकिंग के बीच में पता चला कि यार ये चीज रह गई, वो चीज रह गई, या फिर ये चीज जो है पूरी मेरी गलत हो गई है, तो काट के मेंशन कर दो कि यार ये चीज मैंने आखिरी में बताई है, दैट इज इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यार थोड़ा सा ना हम लोग ध्यान रखना, मतलब हमारे अटेंशन वाइज थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं तुमको बता दूं, अगर मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स की, ठीक है, ये मैथ्स है आपका। देखो मैथ्स के अंदर भी यार एक चीज तुमको बता दूं, जो भी फाइनल आंसर हो ना उस पर या तो एक बॉक्स बना दो, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, एक अंडरलाइन बना दो या फिर एक बॉक्स बना दो। ठीक है, ये चीज़ तो तुमको ध्यान रखनी है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपके ना कुछ ग्राफ वाले सवाल होते हैं। ठीक है, आपके कुछ ग्राफ वाले सवाल होते हैं, मैं बता के रख रहा हूँ, तुमको हमेशा काम आएगा। वो जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं ना, यहाँ पर हो सकता है कि ग्राफ की PDF शायद आखिरी में डाली हो, पर मैं तुमको ये रहा एक सेकंड, गया कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। ये रहा, ये ग्राफ का सवाल है। ठीक है, अब ग्राफ का सवाल हो सकता है कहीं पर भी हो, बीच में हो, आखिरी में हो, स्टार्टिंग में हो, कहीं पर भी हो। मान लो आपको जो ग्राफ है ना, जब आप ग्राफ को अटैच करोगे, कॉपी के बीच में अटैच करना है आपको। यार जो कॉपी मिलती है उसके अंदर थ्रेड के लिए होल्स होते हैं। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो राउंडर का इस्तेमाल करके तुम बना सकते हो, पेन का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुम पेन से बनाओगे तो बहुत बड़ा होल बन जाता है और चांसेस होते हैं कि वो वहां से फट जाए, वो आपका जो थ्रेड है वो निकल जाए और सारी कॉपीज बिखर जाए। अब मेरा कहने का मतलब ये है यार कि आपके जो ग्राफ्स होते हैं या फिर जो मैप वाले सवाल होते हैं, उसमें होता ये है कि ग्राफ और मैप वाले जो सवाल हैं यार, ये आपको हमेशा जब भी आप कर रहे हो, ये जो ग्राफ और मैप वाला पेपर है ना, इसको कॉपी के बीच में रखा करो। ठीक है, कॉपी के बीच में जब आप इसको टाई करोगे तो कॉपी के बीच में रखना है, क्योंकि अगर मान लो आपने आखिरी में टाई करा हुआ है और गलती से ये मैप या फिर वो जो है वो फट गया वहां से, तो वो तो बाहर निकल जाएगा, है ना। वो तो आखिरी, क्योंकि वो आखिरी में लगा हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। जब आप कॉपी के बीच में रखोगे ना, तो अगर मान लो वो थ्रेड निकल भी जाता है तो भी कॉपी के बीच में है, तो निकलने के चांसेस बहुत कम है ना। इसलिए तुम देखोगे यहाँ पर ये बीचों बीच आया हुआ है। और एक और चीज मेंशन कर दो यार, देखो ये क्वेश्चन नंबर 25 है ना, और इसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट किया है। मतलब ये कि ग्राफ का क्वेश्चन था तो बाद में, पर इस बच्चे ने इस ग्राफ को यहाँ पर अटैच किया है, कॉपी के बीच में अटैच किया है। इसलिए मेक श्योर कि आप ग्राफ और अपने मैप को जो है वो कॉपी के बीच में अटैच करते हो। और जब भी मैप अटेम्प्ट करते हो हमेशा उस पर क्वेश्चन नंबर और हमेशा सारी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट डाल दो। जैसे कि यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ, सोशल का पेपर है अपना ये। ठीक है, इसमें शायद आपको मैप आखिरी में दिखेगा, हाँ ये देखो, क्योंकि मैप ऐसा आखिरी में आता है। अब यहाँ पर यार एक चीज आपको करनी है, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना। जैसे मान लो 35वां क्वेश्चन है, अज्यूम कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया और उसके अंदर 4-5 सवाल होंगे। तो जैसे कि मान लो कि दुर्गापुर जो है वो 5th वाले सवाल का आंसर है, तो आगे हमने मेंशन कर दिया 5। मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा इजी बनाओगे चीजों को टीचर के लिए उतना ही बेटर है। ठीक है, बहुत से सेम चीज आती है साइंस के अंदर। देखो साइंस में एक चीज तुमको मैं बता दूं पहले ही आज की डेट में, वो ये है कि डायग्राम को पेन से बनाना पाप है ना। अपने को डायग्राम को पेन से नहीं बनाना। आप जो भी डायग्राम बनाते हो मेक श्योर कि आप पेंसिल से बनाओ। ये डायग्राम हो गया, ये डायग्राम हो गया,
मेक श्योर कि आप जो पेंसिल से डायग्राम बना रहे हो वो पेंसिल से ही बनाओ। और एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं तुमको बता देता हूँ, वो ये है यार कि आपकी आंसर शीट जब आती है आपके पास में, तो शुरुआत में आपको बहुत सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती है, ठीक है। वो डिटेल्स कृपा करके मेरी जान, ठीक है, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो जो सारी डिटेल्स हैं वो सही से भर के आना। क्योंकि यार ऐसा हो जाता है कि हमसे गलती हो जाती, फिर वो आंसर शीट नहीं मिलना वो बहुत एक अलग ही काम है वो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी डिटेल आपसे मांगी गई है, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है, डाउट आ रहा है, भाई साहब टीचर से पूछ लो, वहां पर जो आपके इन्विजिलेटर है उनसे पूछ लो, है ना। पर यार जो भी आपका रोल नंबर डालने का है, पेपर कोड डालने का है, जो भी चीजें हैं वो प्लीज मेक श्योर कि सही से भर रहे हो, है ना। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कोई गलती मत करना, ठीक है। और जो भी पेन आपका अलाउड है वही इस्तेमाल करना। हमको होशियारी नहीं दिखानी कि हम लाल पेन इस्तेमाल कर रहे हैं या नीला पेन इस्तेमाल, सॉरी हरा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ब्लू पेन बोला गया तो ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यार। जितनी भी चीजें थी हमने सारी की सारी कवर कर ली हैं इसके अंदर, है ना। जितने भी हमने सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो सारे भी इसमें डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करोगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सबको पता होनी चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।